नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में अगर एक जज ईमानदार ना होता, बहादुर ना होता, तो मोदी और शाह किसी ना किसी दिन राहुल गांधी को जेल भेजने में शर्तिया कामयाब हो जाते। इसीलिए आज मैं खबर की शुरुआत इस जज की तस्वीर के साथ शुरू करना चाहता हूं। नाम है जस्टिस विशाल गोगने और काम जिगर वाला। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि ऐसा जिगरे वाला काम इस जज ने क्या कर दिया। दरअसल जिस ईडी के केस में मोदी और शाह यानी गुजरात लॉबी पिछले 7 साल से जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे, आप कह सकते हैं साजिश रच रहे थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कुछ कांग्रेस नेताओं को जेल भेजने के लिए सारा खेल, सारा साजो सामान तैयार किया जा रहा था ईडी के हाथों। उसी केस में आज जस्टिस गोगने ने कहा कि ये तो केस ही नहीं बनता है, ये जो चार्जशीट आप फाइल कर रहे हैं, इस चार्जशीट का तो हम संज्ञान ही नहीं लेंगे। यानी कहीं ना कहीं जिस केस में मोदी राहुल को जेल भेज रहे थे, उसी में जज ने सबसे बड़ी राहत दे दी। अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज जस्टिस विशाल गोगने ने आज, आप कह सकते हैं कि ईडी और ईडी के अफसर और ईडी के वकील खुलेआम बेइज्जती कर दी, एक तरह से अपमानित कर दिया भरी अदालत में, जब जज गोगने ने कहा, भाई ये जो आपने जांच की है, ये जो आप चार्जशीट दाखिल कर रही है, तो आपने पूरी तरह से एक शिकायत, एक प्राइवेट पर्सन के शिकायत के आधार पर आपने चार्जशीट फाइल कर दी। इसमें ना किसी तरह की एफआईआर है, इसमें ना किसी तरह के प्रोसीजर फॉलो हुए। इस चार्जशीट पर तो मैं सुनवाई नहीं कर सकता। अब सोचिए ईडी का क्या हाल होगा जब जज ने कहा कि तो चार्जशीट मैं सुन ही नहीं सकता, मैं तो उसका संज्ञान ही नहीं लूंगा। और उसके बाद जब ईडी के वकील, ईडी के अफसर गिड़गिड़ाने लग गए, तो फिर जस्टिस गोगने ने कहा कि ऐसा है कि इस मामले में आपने एक एफआईआर दर्ज कराई है दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उसमें आप भी लगिए, और अगर कोई नई मेरिट आई, कुछ नया उसमें आपने ढूंढ लिया, अभी तक तो आप ढूंढ नहीं पाए 7 साल में, लेकिन अगर आपने कुछ ढूंढ लिया तो दोबारा कोर्ट में आइएगा, फिर सुनेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर भरी महफिल में बड़ा बेइज्जत किया ईडी को, ईडी के अफसर को, प्रोसिक्यूटर्स को, वकीलों को। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर तो मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि ये जो ईडी का केस है, नेशनल हेराल्ड केस, जिसका जिक्र मोदी करते हैं, शाह साहब करते हैं, जिसका जिक्र बीजेपी के बड़े नेता करते हैं, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कीचड़ उछालते हैं जिस केस में, जरा इस केस को जान लेते हैं। मुझे सिर्फ 2 सेकंड दीजिए, रिकैप करता हूं, फिर बड़ी खबर पे आता हूं। दरअसल ये जो नेशनल हेराल्ड है, ये एक अखबार था जिसको आज़ादी की लड़ाई के वक्त नेहरू जी ने शुरू किया था। आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की एक आवाज थी, और अंग्रेजों ने कई बार इस अखबार को बंद किया। धीरे धीरे नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड के साथ एक उर्दू का अखबार शुरू किया, कौमी आवाज, एक हिंदी का अखबार शुरू किया, नवजीवन, और ये धीरे धीरे ये जो समूह था ये छा गया। लेकिन नेहरू जी के बाद, इंदिरा गांधी के बाद, या यूं कहें कि जब धीरे धीरे कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में सिमटती चली गई, तो ये अखबार भी, ये समूह भी सिमटता चला गया। और आप कह सकते हैं कि 90 के दशक आते आते ये अखबार दम तोड़ने लगा और सैकड़ों पत्रकार बेरोजगार हो गए। तब राहुल गांधी ने आइडिया दिया सोनिया गांधी को कि इस अखबार को, नेहरू जी की विरासत को रिवाइव करना चाहिए, इसको दोबारा शुरू करना चाहिए। जिन पत्रकारों को बरसों से तनख्वाह नहीं मिली, या जिन स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली, उनको भी एक नई रोशनी देनी चाहिए। तो जाहिर तौर पे सारे कांग्रेसी एक हो गए, कांग्रेस का ही अखबार था। तो फिर नेशनल हेराल्ड को फिर से रिवाइव करने का प्लान बनाया गया, और एक कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया, और नेशनल हेराल्ड के जितने असेट्स थे वो यंग इंडिया में डाले गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी सिरमौर बने, और ये हुआ कि साहब फंड्स इकट्ठा करके इस अखबार को शुरू करेंगे। और अखबार थोड़ा बहुत शुरू भी होने लगा, फिर से छपने लगा। लेकिन बीच में मोदी जी के एक दोस्त, पुराने दोस्त, जो अब दोस्त नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि साहब ये तो साजिश है गांधी परिवार की, ये तो नेशनल हेराल्ड की जो पुरानी इमारतें हैं, मशीनें हैं, इन सबको हड़पना चाहते, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अब क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी
मोदी जी के आंख के तारे थे, मोदी जी उनको राज्यसभा तक ले आए थे। तो साहब एक ही इशारे में ईडी ने उस शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और उस शिकायत पर जांच शुरू कर दी, जिसकी धज्जियां आज जस्टिस गोगने ने उड़ाई हैं। तो ये था नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें ना पैसे का कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसमें ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, जिसमें ना कोई 1 इंच जमीन हड़पी गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ रिवाइव करने का प्लान था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा रायता फैलाया कि ईडी हाथ धो के पीछे पड़ गई सोनिया और राहुल गांधी के। अब जज साहब ने जब इस तरह की टिप्पणी की, इस तरह का आदेश दिया, तो जाहिर है बवाल तो मचना था। संसद में भी हंगामा हुआ, कांग्रेसी भी नाराज हुए और फिर ईडी की छीछा लेदर होने लगी। बड़ी किरकिरी हुई ईडी की चारों तरफ। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। उधर जब जज साहब का आदेश आया और मीडिया में चलने लगा, तो फिर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी खूब तंज किया मोदी और शाह पर। पवन खेड़ा ने कहा कि भाई ये जो गुजरात लॉबी है, दरअसल ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर हैं। ये वो लोग हैं जो तिल का ताड़ बनाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो कभी मोदी जी के दोस्त थे, हमराज थे, ये जब झूठ बोलते थे, कांग्रेस पर झूठ बोलते थे, सोनिया और राहुल के खिलाफ झूठ बोलते थे, तो केस दर्ज हो जाता था, तो केस दर्ज हो जाता ईडी का। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जब इन्हीं मोदी के खिलाफ इतना बड़ा खुलासा करते हैं, तो ना केस दर्ज होता है, ना कोई शिकायत दर्ज होती, बल्कि वो ट्वीट ही मिटा दी जाती है। सुनिए जरा, पवन खेड़ा साहब को भी सुन लीजिए। आज राहत की सांस शायद ईडी वाले भी ले रहे होंगे कि चलिए एक दबाव जो हम पर डाला जा रहा था वो खत्म हुआ। दबाव डालने वाले 2 नाम हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये सरकार कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा इनको। सरकारें ऐसी नहीं होती। सरकारों पे कुछ लोग जिस तरह से काबिज होते हैं, जिस तरह के लोग काबिज होते हैं, उनको लगता है वो गैंग चला रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। पहले स्वामी, उसकी शिकायत नहीं चल पाई, फिर ईडी के स्वामी खुद चले आए, नहीं चल पाई। भाई स्वामी की शिकायतें अगर इतनी गंभीरता से लेते हो तो प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी काफी कुछ ट्वीट कर देते हैं। फिर आप ट्वीट डिलीट कराते हो, क्यों नहीं सिर्फ उनकी उस ट्वीट पर जांच कराते? प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच। अब दोस्तों, ईडी के काम करने के तरीके पर, ईडी की साख, क्रेडिबिलिटी, मोदी से ईडी का नेक्सस, और यूं कहें कि किस तरह से जांच करती, किस तरह से लोगों को फंसाती है, बड़े बड़े नेताओं को, इस पर आज जिस तरह से जस्टिस गोगने साहब ने फैसला सुनाया है, आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, ये वाकई आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन था। और शायद इसका असर कांग्रेस पर, कांग्रेस की जो आप कह सकते हैं जो मायूसी है, कांग्रेस में जो कुछ लोगों में डर था कि कभी भी जेल भेज देंगे, या विपक्ष डरता था, और मोदी जी और शाह साहब, ऐसा लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी लोगों के जरिए ब्लैकमेल करते थे बड़े बड़े नेताओं को। और यही सब कुछ हम देख रहे थे पिछले 10-11 साल में, कि जो टूटे वो बीजेपी चले गए और जो नहीं टूटे नेता वो जेल चले गए। और इस सिलसिले में जज साहब का ये जो आदेश है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने इस सिलसिले में अभिषेक से बात करी, उमाकांत जी से बात की, उससे मैंने पूछा कि भाई इसका असर सोनिया गांधी पर क्या है, क्या उनको वाकई राहत मिली है, और राहुल गांधी क्या फिर से एक कॉन्फिडेंस, एक जोश उनमें आया है, और जो बाकी विपक्ष है उसको भी ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इंसाफ तो मिल सकता है। क्या होगा आगे, और क्या इस वक्त कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार, उनकी क्या स्थिति है? 2 खास रिपोर्टर हैं जो कांग्रेस भी कवर करते हैं। अभिषेक 2 बार मिल चुके हैं राहुल गांधी से इस बीच,
मैंने आज उन दोनों को बुलाया, उनको भी जरा सुन लीजिए। अभिषेक, मेरा जो सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एक जज ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखा के उसने कहा कि ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है, ये जो ईडी केस कर रही थी, ये केस बनता ही नहीं, हम चार्जशीट का संज्ञान ले ही नहीं सकते, क्या ये एक तरह का अब तक का सबसे बड़ा अपमान है मोदी और शाह की ईडी का, मोदी और शाह की काम करने का तरीका का सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा एक्सपोज है, पूरी तरह से बेनकाब कर दिया कि मामला, जितने भी मामले पॉलिटिकल हैं वो ज्यादातर फेक होते हैं, फर्जी होते हैं। जैसे हेमंत सोरेन को जेल भेजा था झारखंड के मुख्यमंत्री को, वो मामला भी फेक निकला, या केजरीवाल के मामले में कोई दम नहीं निकली। क्या नेशनल हेराल्ड का मामला पूरी तरह फेक था और आज मोदी और शाह एक तरह से एक्सपोज हो गए हैं? देखिए, मोदी साहब पहले से एक्सपोज थे और खासकर तब से एक्सपोज थे जब ईडी के कन्विक्शन रेट का आंकड़ा इस देश के बड़े अखबारों में छपा था। 0.4% ईडी का कन्विक्शन रेट है, यानी सजा दिलाने की दर सिर्फ 0.4% मामलों में है, 1% से कम। 99% से ज्यादा मामले फॉल्स साबित हो रहे थे। तो ईडी हम कहें कि एक्सपोज हो गई है, ऐसी बात नहीं है, वो पहले से एक्सपोज है। जो पहले से नंगा है उसे और कितना नंगा किया जाएगा? नंगापन बढ़ता चला गया, वो लोगों को नंगापन ज्यादा दिख रहा है, बस यही हो रहा है। पहले से जो नंगा है उसको कितना और नंगा किया जाएगा, ये कह रहे। लखड़ा साहब, एक चीज बताइए, क्या मकसद क्या था? चलिए ठीक है, वो जज साहब ने जो बोल दिया कि भाई ये केस नहीं बनता था, पूरी तरह से ईडी का केस ही धराशायी हो गया, जैसे ताश के सारे पत्ते बिखर जाते हैं या कोई कागज का महल बिखर जाता है एक झोंके में। ये बात मैं अलग रख रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि मोदी और शाह का इरादा क्या था? केस सही है गलत है ये तो साबित हो गया, इरादा क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? भाई इतनी मेहनत हुई, ईडी है, उसके तमाम ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उसके डायरेक्टर हैं, पूरा बहुत बड़ा उनका सिस्टम है, सारा सिस्टम आपने पीछे छोड़ दिया, सारी एजेंसियां लगा दी, इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज करी, तो कोई मकसद तो गुजरात लॉबी का होगा। क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को करप्ट बताकर इनको पूरी तरह से डिस्क्रेडिट करना था, इनकी साख को खत्म करना था, पूरे देश को बताना था कि ये गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब बेईमान है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी भी बात का कि ये जो सरकार है, ये सरकार शुरू से, जब से ये सत्ता में आए हैं, सत्ता में आने के बाद इन्होंने जिस जिस तरह की घिनौनी हरकतें की हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए, उनके विच हंटिंग करने के लिए, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका जितना मैक्सिमम दुरुपयोग हो सकता है उसके हद से बाहर जा करके आप किसी की के चरित्र हनन के लिए, उनको मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए, उनकी जो एक छवि, जो राजनीतिक जीवन में जो छवि होती है, उस छवि को खराब करने के लिए, और इससे भी बढ़कर जो मुद्दा है, वो मुद्दा आप इसको क्रोनोलॉजी समझेंगे शुरू से कि अपोजिशन पार्टीज में दरार पैदा करना, ताकि कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट घोषित करके जो इंडिया अलायंस गठबंधन के जितने भी पार्टनर हैं उनको इनडायरेक्टली ये बताना कि देखिए कांग्रेस तो करप्ट पार्टी, इनके तो चार्जशीटेड है, इनका तो ये कर दिया हमने। आप ये देखिए ना कि कल परसों क्या हुआ, म्यूजियम जब पार्लियामेंट में कल जो रूलिंग आई, प्रश्न हुआ, संबित पात्रा ने सवाल किया कि नेहरू म्यूजियम के पेपर जो है वो सोनिया गांधी ने चोरी कर लिए, चोरी का आरोप लगा रहे थे, और इसी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर लिखित रूप में कहा कि नहीं नहीं, कोई पेपर गायब नहीं हुए हैं, कोई सारे पेपर हमने सुरक्षित रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री जो म्यूजियम बना रखा, जिसको पहले नेहरू लाइब्रेरी बोलते थे, तो कहने का मतलब यह है कि जितनी घिनौनी हरकत हो सकती थी, जितनी निर्लज्जता हो सकती थी, उस सारी सीमाओं को इन्होंने लांघ दिया, और अब ईडी के जो तमाम अफसर हैं वो कटघरे में खड़े हैं। मुझे लग रहा है कि उन सारे अफसरों के नाम पब्लिक होने चाहिए और उनको किसी रामलीला ग्राउंड जैसी रैलियों में उनके नाम पढ़ करके सुनाने चाहिए, ताकि उन ईडी अफसरों के रिश्तेदार सारे लोग जाने कि इतने गलत लोग यहाँ ईडी में बैठे हुए थे। ओके। लखड़ा साहब ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि बदनाम करना, किसी तरह से डिस्क्रेडिट करना गांधी परिवार को, कांग्रेस के जो सर्वोच्च लीडरशिप है उसको किसी तरह से डिस्क्रेडिट कर देना,
इतना बदनाम करना कि किसी को इन पर भरोसा ना रहे और कांग्रेस पार्टी वहीं से बिखरनी शुरू हो जाए। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आज जिस तरह से जज साहब ने हिम्मत करी, दूध का दूध पानी का पानी किया, वहां पर ईडी जो जांच कर रहे थे वही कटघरे में खड़े हो गए, यानी शिकारी खुद शिकार हो गया। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अभिषेक, आप तो गांधी परिवार को फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह बार बार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं राहुल गांधी पर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट या कोई जज राहुल गांधी को किसी तरह से बचा ले जा रहा है, ये जो देखिए, जेल राहुल भेजने की गांधी को बात है जज नहीं बचा रहे हैं, मामला इतना कमजोर है कि राहुल गांधी बच जा रहे हैं। ठीक है, तो मामला कमजोर है कि राहुल गांधी बच जा रहे हैं। जेल भेजने का जो सबब है, जो ऑब्जेक्टिव है, क्या राहुल गांधी जिस तरह से मोदी को एक्सपोज करते हैं कि भाई अडानी के दोस्त हैं, ये सारा पैसा लुटाए दे रहे हैं, या जिस बोल्डली के तौर पे वो इनको बेनकाब करते हैं आमने सामने बैठ के कि अमित शाह के हाथ कांप रहे हैं, ये गुंडे हैं, ये गैंगस्टर हैं, ये जो है कहीं ना कहीं लुटेरे हैं, ये जो गांधी जिस तरह से बोलते हैं, उनकी जुबान बंद कराने के लिए, उनकी होठ सिलने के लिए उनको जेल भेजने की कोशिश है कि भाई ये आदमी जो है हमको पूरी दुनिया में बेनकाब कर रहा है, ये एक वजह हो सकती। अच्छा, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसमें कौन सी तथ्यहीन बातें हैं? अगर अडानी के दोस्त हैं नरेंद्र मोदी तो हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी नहीं छुपाया कि वो रेड्डी ब्रदर्स के दोस्त हैं। चंद्रशेखर ने कभी नहीं छुपाया कि वो सूर्यदेव सिंह और हाजी मस्तान के दोस्त हैं। नरसिम्हा राव ने कभी नहीं छुपाया कि वो चंद्रास्वामी के दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी को अडानी से अपनी दोस्ती छिपाने की क्या जरूरत है? और उस दोस्ती की कीमत देश चुका रहा है, देश के तमाम संसाधन अडानी को दिए जा रहे हैं। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं तो तथ्यपूर्ण रूप से ये बात तथ्यों के तौर पर देखें तो एकदम सही है। अगर यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, इस बात की सजा राहुल गांधी को दी जा रही है, तो स्वाभाविक सी चीज है कि न्यायालय में तो कोई भी मामला टिकेगा नहीं। ये मामला तो लेकर जा नहीं सकते कि अडानी पे बेवजह के आरोप लग रहा है। ये मामला भी मोदी जी या उनकी सरकार लेके चली जाती कि राहुल गांधी को इसलिए सजा दी जाए कि वो अडानी पे आरोप लगा रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर था, सीधे ही चले जाते। ओके ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन लखेड़ा साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल और सोनिया गांधी को पिछले 7-7.5 सालों से बदनाम किया जा रहा था कि भाई ये नेशनल हेराल्ड अखबार है, अखबार की जमीनें जो हैं, इन्होंने जमीनें हड़प ली, करोड़ों का घपला कर दिया, उन पर ईडी लगा दी और उनके बारे में तमाम इल्जाम लगाए, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ये चोर हैं, और अंततः आज जज कहता है कि भाई ये तो केस ही नहीं बनता है। क्या ये एक बहुत बड़ी, इसको मैं कहूं राहत है, एक बहुत बड़ी जीत है गांधी परिवार की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, जो आज टिप्पणी जज ने की है कि भाई मैं इस केस को नहीं सुनूंगा? देखिए, जी जी, मैं ये मानता हूं कि ऐसे मौके पर जब मोदी सरकार खुद कटघरे में खड़ी है, ऐसे मौके पर रेगिस्तान में पानी की बूंद की तरह अपोजिशन की पूरी पॉलिटिक्स के लिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। और मुझे लग रहा है कि इससे न केवल कांग्रेस पार्टी का मोरल बूस्ट होगा, उन तमाम विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के मिसरूल से लड़ रही हैं, फाइट कर रही हैं और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ईडी का इस्तेमाल आपने देखा है कि पूरे देश में, मैं चाहूंगा कि आप पूरी लिस्ट दिखाएं देश के और अपना हमारे दर्शकों को कि किन किन लोगों के खिलाफ ईडी के केसेस देश भर में विपक्षी पार्टियों के खिलाफ लगे हुए हैं, और जो ईडी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया उसको एकदम पाक साफ कर दिया गया है। और ये लिस्ट आप देख रहे हैं, दिखाइए आप सब लोगों को लिस्ट कि ये लोग हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे मौके पर जब मोदी सरकार खुद कटघरे में खड़ी है, ऐसे मौके पर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ये ऐसे मौके पर ये बहुत बड़ा वरदान है इनके लिए, मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। एक फरेब और झूठ के केस से बाहर निकलना, जब उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। जी, बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही, उन्होंने कहा कि अगर कोई झूठ पर झूठ आपके खिलाफ बोल रहा हो, आपको कहीं ना कहीं झूठे इल्जामों में घेर रहा हो, और उन झूठे इल्जामों पर आपको बदनाम किया जा रहा हो, और तब कोई जज आगे बढ़कर ये कहे कि ये केस नहीं बनता, ये चार्जशीट ही नहीं बनती, ये एक तरह से बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर है। और लखेड़ा साहब भी कह रहे हैं, और यही चीज अभिषेक ने कहा कि कहीं अब आप कह सकते हैं कि डबल जोश के साथ
राहुल गांधी अब मोर्चा संभालेंगे और पूरे परिवार को एक जिस साख की जरूरत थी, जिस क्रेडिबिलिटी की जरूरत थी, वो क्रेडिबिलिटी आज देश के एक जज ने उन्हें दी। जज का भी मैं कहीं ना कहीं अभिवादन करूंगा कि जो हिम्मत दिखाई, जहां जज बिक रहे हों, अदालतें बिक रही हों, बड़े बड़े हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक सरेंडर हो रहे हो, वहां एक स्पेशल जज ने, एक निचली अदालत के जज ने इतनी हिम्मत दिखाई। इसका मतलब है अगर हिम्मत करें तो आज भी आप सच के रास्ते पे चल सकते हैं। अभिषेक बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया। लकड़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, ज्वाइनिंग अस।